हेलो स्टूडेंट्स, आप आ चुके हैं 12th में। 11th में बहुत सारे कंसेप्ट्स आपने पढ़े, बहुत सारे नए कंसेप्ट्स आपने पढ़े। क्यों? क्योंकि कॉमर्स जब आप लेते हैं तो आप ऐसे कई सारे फील्ड ऑफ नॉलेज को एक्सपोज होते हैं जिनके बारे में आपने कभी 10th तक नहीं पढ़ा होता है। कुछ चीज़ें आपको सिविक्स वगैरह में कवर होती हैं, हिस्ट्री में कवर होती हैं, पर यहाँ पे आप एक नए ही सागर में क्या करते हैं, गोते लगाते हैं। अब आप पहुंच गए हैं 12th में, और यहाँ पे भी जानने के लिए, नया समझने के लिए बहुत कुछ है। एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, तो अभी तक जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ा था आपने? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था। अब आप क्या पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारा आज से चालू होने वाला फील्ड ऑफ नॉलेज है उसमें हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और इसके पार्ट बी में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी इस मॉड्यूल में। आज का जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहली क्लास है, विल गो स्टेप बाय स्टेप, वी विल डील विद ऑल द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। तो पहले एनसीईआरटी रेफर करने के पहले मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगी कि आप फुल फेथ के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ अपनी इस बुक को खोलेंगे। इसके अपार्ट अगर कोई रेफरेंस बुक आपको अच्छी लगती है, आपको ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आप अगर कोई और रेफरेंस बुक रेफर करें, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। और आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं अगर उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, कोई नया टॉपिक है, आई विल डेफिनेटली हैव अ डिस्कशन विद यू ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इसके अलावा मैं भी आपको कुछ नोट्स बना के दूंगी, ठीक है? वो नोट्स में क्या क्या कवर होगा? उस नोट्स में होगा प्रेजेंटेशन, कुछ प्रेजेंटेशन टाइप की चीजें मैं आपको बना के दूंगी, कुछ पीपीटीज मैं आपको बना के दूंगी। उसको आपको कुछ नहीं करना है, बस जब आपके पेपर्स होंगे ना, तब उसके पहले आपको उससे रिवीजन कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ मिलेंगे की नोट्स। की नोट्स के सहारे, वो की नोट्स में क्या होगा? कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ और अदर ट्रिक्स होंगी। उस की नोट को आपको अपने पास संभाल के रखना है, और जब सही समय आएगा तब उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? इसके अलावा आपको और बहुत सारे पीडीएफ्स मिलेंगे जिनमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए नई लाती रहूंगी, ठीक है? तो चालू करते हैं आज हम अपने टॉपिक से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, चैप्टर नंबर 1। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, मैं इतना अज्यूम करके चल रही हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब आपको पता है, और नहीं पता है तो मार खाने के लिए तैयार हो जाएंगे सब लोग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है कोई चीज बहुत सूक्ष्म, छोटी। जब हम किसी इंडिविजुअल यूनिट, जैसे कोई एक इंडस्ट्री, कोई एक कंज्यूमर, कोई एक फैक्ट्री, कोई एक हाउस होल्ड के बारे में बात करते हैं, जब हम इनके बारे में सिंगली बात करते हैं या इंडिविजुअली बात करते हैं, तब वो किसका पार्ट बनती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। पर जब हम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज, ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड्स के बारे में बात करते हैं, तब हम क्या कह रहे होते हैं कि अब ये सारे जब ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, देन दिस इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स सिंपली मीन्स जब भी हम कभी किसी ग्रुप के बारे में ब्रॉड वे में, कलेक्टिव वे में बात कर रहे होते हैं, या
एग्रीगेट में बात कर रहे होते हैं, तब वो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अ स्टडी ऑफ बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको 11th में पढ़ा है, ये चीज बुक भी अज्यूम कर रही है। This chapter begins by giving you a simplified account of how macroeconomics differs from the microeconomics that you have known. जो आपको पता है माइक्रोइकोनॉमिक्स, उससे मैक्रो कैसे अलग है, कैसे डिफरेंट है, इस बारे में हम बात करेंगे। Those of you who will choose later to specialize in economics for your higher studies will know about the more complex analysis that are used by economists to study macroeconomics today. जब अगर आप इकोनॉमिक्स को एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, एज अ प्रोफेशन आगे अगर परसू करते हैं, तो आपको तब पता चलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितना कुछ छुपा हुआ और कितने उसके इन डेप्थ डिटेल्ड एनालिसिस आपको करने पड़ते हैं। But the basic question of the study of macroeconomics would remain the same, and you will find that these are actually the broad economic questions that concern all citizens. मैक्रोइकोनॉमिक्स के थ्रू आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं जो कि हर सिटीजन को कवर करते हैं। जैसे, मैम कुछ एग्जांपल्स दीजिए। बिल्कुल, जैसे पॉवर्टी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन, जैसे थ्रेट्स, रेप्स, पॉपुलेशन, employment, unemployment, and so forth. ये सारी चीजें किसका पार्ट बनती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का पार्ट बनती हैं। क्या हम आप इस प्रॉब्लम से घिरे हुए नहीं हैं? बिल्कुल है। क्या एक नेशन इन प्रॉब्लम से घिरा हुआ नहीं है? बिल्कुल है। नेशन का हर सिटीजन इनमें से किसी ना किसी एक प्रॉब्लम और इसी लाइक नेचर की प्रॉब्लम से हर वक्त घिरा हुआ है। Will the prices as a whole rise or come down? Is the employment condition of the country as a whole or of some sectors of the economy getting better or is it worsening? What would be the reasonable indicators to show that the economy is better or worse? रोज हम कहते हुए सुनते हैं, आप भी कई बार न्यूज में देखते होंगे, पेपर्स में पढ़ते होंगे, पार्टिसिपेट करते होंगे ऐसे डिबेट्स में कि यार कंट्री की जीडीपी का तो कुछ पता ही नहीं है, कंट्री ग्रो कर रही है कि कंट्री डाउन आ रही है, कुछ पता ही नहीं है। ये सब बातों में अब आप डिस्कशन का पार्ट बनते होंगे। आप सिर्फ सुनते होंगे अपने पेरेंट्स को ये डिस्कस करते हुए या अपने बड़ों को ये डिस्कस करते हुए। तो ये सब किस चीज का पार्ट है? जो डिस्कशन हो रहा है वो किसका पार्ट है, किस फील्ड ऑफ नॉलेज का पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। What steps, if any, can the state take or the people ask for in order to improve the state of the economy? These are the kind of questions that make us think about the health of the country's economy. Highlight करेंगे इसको आप मेरे साथ। These questions are dealt with in macroeconomics at different levels of complexity. अब अलग अलग स्टेट्स के लिए, अलग अलग रीजन्स के लिए, अलग अलग कंट्रीज के लिए ये जो लेवल होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वाटर फैसिलिटीज का, ये हर एक कंट्री के लिए अलग अलग होता है। हर एक कंट्री, हर एक सिटी के लिए भी अलग होता है, हर एक रीजन के लिए अलग होता है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है। कुछ रीजन्स बैकवर्ड रीजन्स होते हैं, कुछ स्टेट बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं, कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ स्टेट्स किन्हीं एक पर्टिकुलर मैटर में बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं पर दूसरे किसी मैटर में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो देयर आर वेरियस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, वेरियस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस दैट आर टू बी डेल्ट व्हेन इट कम्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। In this book, you will be introduced to some of the basic principles of macroeconomic analysis. The principles will be stated as far as possible in simple language. Sometimes elementary algebra will be used in the treatment for introducing the reader to some rigor. If we observe the economy of a country as a whole, it will appear that the output levels of all the goods and services in the economy have a tendency to move together. For example, if the output of food grain is experiencing a growth, it is generally accompanied by a rise in the output level of industrial goods. ऐसा क्यों? वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। कैसे मैम? जब हम कहते हैं कि प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर
अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब रॉ मटेरियल ज्यादा मिलेंगे, इसका मतलब इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगी, है कि नहीं? और अगर ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बाउंड है कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो बस यही बात उसने यहां बताई है आपको। और एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तब हम आगे का पढ़ते हैं कि अगर आउटपुट बढ़ता है इसका मतलब उतना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए लेबर भी ज्यादा लगा होगा। तो मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनकी भी तो वैल्यू बढ़ी होगी। तो इसका मतलब नॉर्मल जो जीडीपी है, जो नॉर्मल इनकम है कंट्री की, वो क्या हो रही है? ऊपर हो रही है। ठीक है, अब फिर से बोल रही हूँ ये, इफ वी ऑब्जर्व द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज अ होल, इट विल अपीयर दैट द आउटपुट लेवल्स ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुगेदर। ये हमने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, इफ आउटपुट ऑफ फूड ग्रेन इज एक्सपीरियंसिंग अ ग्रोथ, इट इज जनरली अकम्पनीड बाय अ राइज इन द आउटपुट लेवल of industrial goods. Within the category of industrial goods also, output of different kinds of goods tend to rise or fall simultaneously. ये भी हो सकता है कि कोई एक particular production of good बढ़ रहा हो, कोई एक particular production of good downfall में हो. Similarly, prices of different goods and services generally have a tendency to rise or fall simultaneously. आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा, अगर किसी गुड की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी शूट अप होने लगता है कि नहीं? बिल्कुल। ये भी हमने पढ़ा था कि अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए मार्केट में तो ओवर सप्लाई के कारण कमोडिटी का प्राइस नीचे आने लगता है। तो देखिए किस तरह से एक एक्शन के कारण कितने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। ये सब किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का। जब हम किसी एक के बारे में पढ़ाई करते, स्टडी करते, तो हम क्या कहते कि ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का पार्ट है। जब हम पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जब हम पूरी कंट्री के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ये समझते हैं कि अगर एक किसी कंपोनेंट से चेंज आ रहा है तो रिजल्टेंट इतने सारे चेंज आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपस में क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। If aggregate output level, price level or employment level in the different production units of an economy bear close relationship to each other, then the task of analyzing the entire economy becomes relatively easy. और जब हमें ये पता है कि ये सारे components का आपस में एक close relationship है, तो हमारे लिए analysis of the entire economy, ये जो process है ये बहुत easy हो जाती है। Instead of dealing with the above mentioned variables at individual or disaggregated levels, अभी हमने पढ़ा था कि माइक्रो मतलब क्या होता है? डिसएग्रीगेटेड, और मैक्रो मतलब क्या होता है? एग्रीगेटेड। We can think of a single good as the representative of all the goods and services produced within the economy. तो जो एक सिंगल गुड है वो सारी जो उस कैटेगरी के गुड्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। This representative good will have a level of production which will correspond to the average production level of all the goods and services. Similarly, the price or employment level of this representative good will reflect the general price and employment level of the economy. ठीक है? In macroeconomics, we usually simplify the analysis of how the country's total production and the level of employment are related to attributes called variables. क्यों इनको वेरिएबल्स कहा गया है? इनको वेरिएबल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी वैल्यूज आर सब्जेक्टेड टू चेंज। इनमें बदलाव या चेंज इज एक्सपेक्टेड आ सकता है इनमें चेंज, और इनमें चेंज आने के कारण पूरे एग्रीगेट्स में भी चेंज आ सकता है। In macroeconomics, we usually simplify the analysis of how the country's total production and the level of employment are related to attributes called variable like prices, rate of interest, wage rates, profits and so on by focusing on a single imaginary commodity and what happens to it. We are able to afford this simplification and thus usually abstain from studying what happens to the many real commodities that are actually bought and sold in the market. अब क्या होता है? देखो एक चीज समझो, इस पूरे नेशन में अगर हम एक कंट्री की बात करें और हम इंडिया की बात करें तो पूरे नेशन में हर कमोडिटी, हर सिंगल प्रोडक्ट, हर सिंगल जो आइटम है उसका एनालिसिस करना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है।
क्या हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कितना इनकम है, मतलब हर लेबर, हर एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, क्या ये गेज कर पाना इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक किसी पर्सन या एक किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को या लेबर को या एंटरप्रेन्योर को बेस लेके एवरेज या एग्रीगेट निकालते हैं, ये जानने के लिए कि ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है। मैम एक बार एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि किसी क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है, सारे बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है किसी क्लास में, तो हम एग्रीगेट क्या करते हैं, स्टैंडर्ड है, पुअर है, गुड है, एक्सेलेंट है। अब इसमें क्या होता है, क्या उस क्लास के सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं? क्या नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ बिलो एवरेज हो, कुछ एवरेज हो, कुछ अबव एवरेज हो, कुछ एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हो, पर सबका मिला के अगर एवरेज देखा जाए तो हम क्या कहते हैं, यस द क्लास इज परफॉर्मिंग गुड। यही होता है व्हेन इट कम्स टू द एंटायर कंट्री। ठीक है, we are able to afford this simplification and thus usually abstain from studying what happens to the many real commodities that actually are bought and sold in the market, because we generally see what happens to the prices, interest, wages and profits etc. for one commodity more or less also happens for the others. जो किसी एक commodity पे impact पड़ रहा होता है, लगभग वही impact किसी दूसरी commodity या real टाइम में वैसे ही किसी कमोडिटी के ऊपर भी पड़ रहा होता है। तो व्हाट वी से दैट यस दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग विच इज हैपनिंग इन द एंटायर नेशन एज ऑफ नाउ। ठीक है, particularly when these attributes start changing fast, like when prices are going up in what is called an inflation. इन्फ्लेशन पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का पढ़ते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन? जनरली मैंने स्टूडेंट्स को सुना है ये कहते हुए कि मैम इन्फ्लेशन इज जनरल प्राइस राइज इन दी कमोडिटीज। कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ जाता है। आज मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती हूँ इस चीज को समझने का। इन्फ्लेशन मतलब अनडाउटेडली जनरल प्राइस राइज होता है जब कोई कमोडिटी महंगी होने लगती है, हो गई है या महंगी हो रही है। पर एक दूसरा नजरिया भी इस चीज को देखने का हो सकता है। ये तो एक व्यू पॉइंट आपको मिल गया, क्या है भाई कि जनरल प्राइस राइज हो रहा है कमोडिटी की प्राइस में। दूसरा व्यू पॉइंट ये भी तो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल, एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर ऑफ मनी डाउन हो रही हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। कैसे मैम? आपके पास पहले 100 रुपए थे, जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं, आराम से डिस्कशन करते हैं इस पे, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें आराम से पढ़ना है। एक कंज्यूमर के पास 100 रुपए हैं, ठीक है। उस कंज्यूमर को समझ लीजिए खरीदना था एक बिस्किट का पैकेट। बिस्किट के पैकेट का प्राइस था 50 रुपए। वो कितने पैकेट्स खरीद सकता है? 2 पैकेट्स खरीद सकता है, एक यहां और एक यहां, क्योंकि उसके पास 100 रुपए है और 50-50 रुपीज के 2 पैकेट्स उसने खरीद लिए, 100 रुपए पूरे कंज्यूम कर लिए। अब मेरा ये कहना है कि क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया, मतलब बिस्किट का प्राइस बढ़ के हो गया 60 रुपए, ठीक है। अब वो कितने बिस्किट के पैकेट खरीद सकता है? उसकी इनकम है 100। अब वो कितने पैकेट खरीद सकता है? सिर्फ एक पैकेट, क्योंकि 40 रुपए में दूसरा पैकेट तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इस 100 रुपए की परचेजिंग पावर थी वो क्या हो गई? डाउन हो गई। तो इन्फ्लेशन को देखने के 2 नजरिए, 2 व्यू पॉइंट हो सकते हैं। एक कि जनरल प्राइस राइज हो गया कमोडिटी का, दूसरा ये भी तो हम कह सकते हैं कि जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी थी वो क्या हो गई? डाउन हो गई, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस, like when prices are going up in what is called an inflation, or employment and production levels are going down, heading for a depression। मतलब जब एक डिप्रेशन का फेज आता है, जब प्रोडक्शन लेवल्स नीचे जा रहे हैं, लोगों की तरफ से कोई डिमांड नहीं है क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी के बाहर चली गई हैं कमोडिटीज, तो क्या होगा? मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है वो एज इट इज पड़ा है, हो सकता है खराब हो जाए, तो प्रोडक्शन लेवल्स क्या होने लगते हैं? नीचे आने लगते हैं।
The general directions of the movements of these variables for all the individual commodities are usually of the same kinds as are seen for the aggregates for the economy as a whole. तो हम क्या कहेंगे कि जो जनरल पूरी इकोनॉमी है वो क्या हो रही है, डाउन साइड फ्लिप हो गई है, डाउन साइड चली गई है. ठीक है. We will see below why sometimes we also depart from this useful simplification when we realize that a country's economy as a whole may best be seen as composed of distinct sectors. हमने अभी डिस्कशन किया था ऊपर कि there are various sectors in the economy. Primary sector is there, secondary sector is there, tertiary sector is there. और कैसे ये sectors अपने अपने part का contribution करते हैं in the GDP और in the development of the economy. और you can say in the income of the economy. ये भी एकदम simple रखते हैं अभी चीजों को. For certain purposes, the interdependence of or even rivalry between two sectors of the economy, agriculture and industry, for example, or the relationship between two sectors, between sectors like the household sector, the business sector and the government in a democratic setup, helps us understand some things happening to the country's economy much better than by only looking at the economy as a whole. अब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इकोनॉमी को सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं एक बार में, तो आपको यूजफुल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? हम ये कैसे जान पाएंगे? एक तो हो गया कि भाई आप पूरे इंडिया के बारे में एक बार में स्टडी कर रहे हैं. अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, जब हम पूरे इंडिया के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे कि भाई ए पर्सन के लिए भी सिचुएशन ऐसी है, बी जो कि एक फार्मर है उसके लिए भी सिचुएशन ऐसी है, सी जो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसके लिए भी सिचुएशन सेम है, डी एक बिजनेसमैन है उसके लिए भी सिचुएशन सेम है, ई कोई एक बेगर है या कोई एक नॉन एम्प्लॉयड पर्सन है, अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसके लिए भी सिचुएशन ऐसी है, और जी जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी सिचुएशन ऐसी. मतलब सबके लिए आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो क्या? नहीं. तो ये कहा गया है कि हमें ना सेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड करना पड़ता है एक इकोनॉमी को. तो वो सेक्टर्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना. पहला होता है प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है पता है? एग्री सेक्टर. जैसे कॉटन प्रोड्यूस करने वाली फार्मर्स हो गए, या जो रॉ मटेरियल्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, राइस, फ्लावर एंड सो फोर्थ. बहुत सारी चीजें जो रॉ मटेरियल की तरह एग्री बिजनेस से हमें, एग्री सेक्टर से हमें प्रोवाइड की जाती है. इनके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है ना वो किनके पास जाता है पता है? सेकेंडरी सेक्टर. मतलब मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करेंगे मैम? उसके नाम में ही आंसर है. यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. दे विल मैन्युफैक्चर. क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? जो रॉ मटेरियल्स दिए गए हैं ना प्राइमरी सेक्टर के द्वारा, इनसे ये लोग क्या बनाएंगे पता है? फिनिश्ड गुड्स. कुछ गुड्स तैयार करेंगे. जैसे आपने फ्लावर दिया तो इनने ब्रेड बना दी, आपने राइस दिया तो इनने कोई प्रकार का राइस से बनने वाला कोई कमोडिटी बना दी. ठीक है. अब आप बोलेंगे मैम आपने एक और नाम लिया था कुछ टर्शरी टाइप का. तो एग्जैक्टली टर्शरी सेक्टर क्या करता है पता है? सर्विस सेक्टर. खाली यहां पे बना के गोडाउन में रहेगा क्या सामान? यहां से उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, बैंक्स के थ्रू पैसा भी आएगा. तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये सेक्टर्स की भी हमें जरूरत है. अब हमने क्या कर लिया, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बीच में डिवाइड कर दिया. ठीक है. ठीक है. अब क्या होगा, हमारे लिए एनालिसिस ज्यादा आसान नहीं हो गया कि अच्छा प्राइमरी सेक्टर वाले ये लोग आ गए सारे फार्मर्स एंड ऑल, सेकेंडरी सेक्टर में जो लेबर्स वगैरह लग रहे हैं या जो इम्प्लॉइज वगैरह हैं वो लोग आ गए, सर्विस सेक्टर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, टेलीकॉलर से ये हैं वो हैं, अदर मार्केटिंग एजेंसीज, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, ये सारे लोग इधर आ गए. अब इनके रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितने टूवर्ड्स दी नेशनल इनकम, कितना? नेशन की इनकम. जब मैं कहती हूं मेरी इनकम तो वो है पर्सनल इनकम. जब मैं बात करती हूं नेशनल इनकम के बारे में तो वो क्या हो जाएगी? नेशन की इनकम. नेशन किन लोगों को मिलके बना है? इन लोगों को मिलके बना है, जिनमें हम भी उसी चीज का पार्ट है, इसी नेशन का पार्ट है. ठीक है. तो यहाँ पे इसने ये समझाने की कोशिश करी है कि बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इकोनॉमी को समझना जब हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कुछ सेटअप्स में.
जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसने इसके साथ साथ एक चीज और भी आपको दी है जो यहाँ पे लिखी हुई है। क्या है मैम वो, आप एक बार समझाएंगे? बिल्कुल समझाऊंगी। अब ऐसे समझते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल, रुको पहले मुझे सुंदर सा चेहरा बनाने दो तो जरा। यस, अब जब कोई व्यक्ति, कोई एक इंडिविजुअल किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर करता है, क्या करता है? एक्सपेंडिचर, तो वो कैसे कैसे कर सकता है? एक तो हो गया कि वो एक्सपेंडिचर कंज्यूमर होने के नाते कर रहा हो, पॉपकॉर्न खरीदा खा लिया, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट, एक एक्सपेंडिचर वो कर सकता है जो कि वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर सकता है। पॉपकॉर्न खाया नहीं है, पॉपकॉर्न बनाने की मशीन खरीद के ले आया, उससे पॉपकॉर्न बना के खुद भी खा रहा, दूसरों को भी खिला रहा, तो ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने से क्या हुआ? आगे प्रॉफिट कमाने के रास्ते खुल गए उसके। एक एक्सपेंडिचर वो गवर्नमेंट की तरह भी तो कर सकता है। गवर्नमेंट ने देखा कि एक गांव में बहुत ज्यादा भूख की स्थिति है, बहुत ज्यादा भूखमरी है, गवर्नमेंट ने वहां डिसाइड किया कि वो खाना बंटवाएगी। सपोज मान लीजिए आप लोग पॉपकॉर्न बंटवा रही है, तो यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर क्या हो गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। इसका एक और भाई होता है नेट एक्सपोर्ट्स, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ना, इनको करस्पॉन्ड करते हुए सेक्टर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं मैम? लिख के देखते हैं। जब कभी कोई कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करता है तो हम उसे क्या कहते हैं पता है? हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने वाले को हम क्या कहते हैं? बिजनेस सेक्टर। अरे जो बिजनेस कर रहा है वही तो इन्वेस्टमेंट करेगा ना। अगर फ्री में पॉपकॉर्न बांट रहा है, मशीन खरीदी पर फ्री में पॉपकॉर्न बांट रहा है, तो वो डोनेशन है, चैरिटी है। क्या यहाँ इंक्लूड होगा? नहीं। बिजनेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी है बिजनेस मैनेजमेंट में? आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है हमने? बिजनेस मतलब क्या? एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हम प्रॉफिट कमाने का सोच रहे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं है, तब वो चैरिटी है, डोनेशन है। आपका दिल बहुत बड़ा है और आपको बहुत सारी चैरिटी करनी है, सब कुछ अलाउड है, पर वो बिजनेस नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है भाई? बिजनेस सेक्टर वाला। और गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो तो एक्सप्लिसिट हमको पता है कौन सा सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर। मैम एकदम सिंपल हो गई ये चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहीं पे बस यहाँ पे उसने यही बात लिख दी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है वीडियो पॉज करो, फिर से जाके देखो एक बार, और नहीं तो सब समझ में आ गया है, खुद को शाबाशी दो, आगे बढ़ो। While moving away from different goods and focusing on a representative good may be convenient in the process, we may be overlooking some vital distinctive characteristics of individual goods. For example, production conditions of agriculture and industrial commodities are of different nature. अब वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि कई बार हम जब स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि अरे ये गुड सारे गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कई बार इसमें क्या होता है पता है? कोई एक पर्टिकुलर गुड की क्वालिटी, कोई एक पर्टिकुलर गुड का के बनने का कंडीशन को हम इग्नोर कर देते हैं। हम क्या बोल देते हैं? जैसे क्लास में ही होता है, एक बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पूरी क्लास को हमने कह दिया कि द क्लास इज परफॉर्मिंग गुड। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं पता है? 2 एक्सट्रीम्स को इग्नोर करते हैं। जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो बच्चा थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो किसी और एक्टिविटी में अच्छा है, हम ये सारी चीजें निगेट कर देते हैं। अरे ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए इज गुड इन स्टडीज, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट बी इज गुड इन स्पोर्ट्स। भाई दोनों अच्छे हैं, बस दोनों के अच्छे होने का क्राइटेरिया अलग अलग है। समझ रहे हैं? क्या हम इन्हें स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया? ये कह दिया कि भाई क्लास 8 सी गुड है, पर हम क्या ये बता पाए कि ए जो स्टूडेंट है वो स्टडीज में अच्छा है और बी जो स्टूडेंट है वो स्पोर्ट्स में अच्छा है? क्या हम ये एनालिसिस कर पाए? तो यहाँ पे कई बार इन फैक्टर्स के कारण, इन एग्रीगेट्स को लेने के कारण कई बार हम इस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं।
For example, production conditions of agriculture and industrial commodities are of different nature, or if we treat a single category of labor as a representative of all kinds of labors, we may be unable to distinguish between the labor of the manager of a firm from the labor of the accountant of the firm. अब क्या है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम दो लेबर्स को एक ही कैटेगरी में मान रहे हैं, तो एक लेबर एक पॉइंट ऑफ टाइम में एज अ मैनेजर, एज एन एम्प्लॉय, एज एन एजेंट, एज एन अकाउंटेंट कई सारे पैरामीटर्स में काम कर सकता है, पर हमने क्या कर दिया, उसको स्टैंडर्डाइजेशन दे दिया और उनको एक ही कैटेगरी में रख दिया, एंड वी कॉल देम एज लेबर, दोज हु आर गेटिंग द वेजेस, या हमने कह दिया वो इम्प्लॉय है और उसको सैलरी मिल रही है। इम्प्लॉयज में भी तो डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, एक मैनेजर भी इम्प्लॉय है, एक क्लर्क भी इम्प्लॉय है, बट उनके पे स्केल में बहुत बड़ा फर्क है, उनके एक्सपर्टीज लेवल में बहुत बड़ा फर्क है। तो हम इस चीज को कैसे मिटिगेट कर पाएंगे, तो यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। So in many cases, instead of a single representative category of good or labor or production technology, we may take a handful of different kinds of goods. तो अब ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर हमें पता है कि हम बहुत सारा स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे, सबको एक ही बास्केट में डाल देंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे अच्छा क्या है, अलग अलग बास्केट तैयार कर लो। तो जैसे आपने कह दिया, फूड इंडस्ट्री वाले सारे आइटम्स अलग, आयरन इंडस्ट्री वाले सारे कमोडिटीज अलग, वुड इंडस्ट्री वाले सारे आइटम्स अलग, पेंट वाले अलग, ऑयल वाले अलग। अब इससे क्या हो गया कि कोई कंफ्यूजन और कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रहा है। एक के मेरिट्स, डीमेरिट्स, एक के प्राइसिंग, एक का डिमांड सप्लाई दूसरे को क्या नहीं कर रहा है, इंपैक्ट नहीं कर रहा है। These goods may have different production technology and different prices. Macroeconomics also tries to analyze how the individual output levels, prices and employment levels of these different goods gets determined. तो macroeconomics ये भी आपको एनालिसिस करके देता है कि कैसे इन इंडिविजुअल गुड्स या इन इंडिविजुअल कमोडिटीज या जो सर्विसेज हैं, इनके आप तक पहुंचने, इनके बनने के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, इनको भी ये क्या कर देता है, बाइफरकेट कर देता है। तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए मैक्रो लेवल पे एनालिसिस करना या नेशनल लेवल पे एनालिसिस करना। ठीक है। From this discussion here and your earlier reading of microeconomics, you may have already begun to understand in what way macroeconomics differed from microeconomics. To recapitulate briefly, in microeconomics you came across individual economic agents. अब आप करेंगे इसको हाईलाइट, एक मिनट, अब आप इसको करेंगे हाईलाइट। So, in microeconomics, you came across individual economic agents, CBOCs, and the nature of the motivations that drive them. They were micro, meaning small, agents, consumers choosing their respective optimum combination of goods to buy, given their taste and income, and producers tries to make maximum profit out of producing their goods, keeping their cost as low as possible and selling at a price as high as they could get in the market. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं तो आप इंडिविजुअल कंज्यूमर, जैसे अगर मैं ये कहूँ, मैं अपना एग्जांपल लूँ, मुझे कैसा टॉप पसंद है, मुझे किस टाइप का फूड पसंद है, मुझे किस टाइप का केक पसंद है, मुझे किस टाइप के बेवरेजेस पसंद है, मुझे किस टाइप का मोबाइल पसंद है, ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस है, इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। गिवन माई इनकम, मेरी इनकम लेवल के हिसाब से कि मैं क्या खरीद सकती हूँ और क्या किस चीज के लिए मैं सिर्फ विश कर सकती हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या होगा कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंटायर all the citizens, all the individuals in the economy, in pertaining to the entire nation. तब हम उस नेशन के लोगों का जो भी डिमांड किया जाता है उसका एक एग्रीगेट बनाते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप प्रोड्यूसर्स की बात करें, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर वो जूता बनाना चाहता है, वो कोल्ड ड्रिंक बनाना चाहता है, वो मोबाइल बनाना चाहता है, वो ट्यूबलाइट बनाना चाहता है, ये उसके ऊपर है और वो उसे किस प्राइस में बेचना चाहता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, सारे प्रोड्यूसर्स, उस एक सेक्टर के सारे प्रोड्यूसर्स, उस एक इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर्स क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, किस प्राइस पे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, ये सारी चीजें क्या करने लगते हैं, हम कंसिडर करने लगते हैं। ठीक है। In other words, microeconomics was a study of individual markets of demand and supply, and the players or the decision makers were also individuals, buyers or sellers, even companies who were seen as trying to maximize their profits. अब कोई एक कंपनी है, वो अपने हिसाब से प्राइसेस को सेट करती है टू ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स, तो ये एंटायरली डिपेंड करता है ऑन द डिसीजन टेकन बाय द कंपनी और दैट प्रोड्यूसर।
and their personal satisfaction or welfare levels as consumers. Even a large company was micro in the sense that it had to act in the interest of its own shareholders. एक बड़ी कंपनी की बात करें, आप ऐसा कहेंगे मैम एक बड़ी कंपनी की बात करें, वहां तो बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर जब आप एज अ होल बात करें तो वो अपने आप में क्या है, एक कंपनी। एक कंपनी बाकी सारी इकोनॉमी के लिए क्या हो जाएगी, माइक्रो, ठीक है, और ये पूरा नेशन क्या हो जाएगा, मैक्रो, ठीक है। Even a large company was micro in the sense that it had to act in the interest of its own shareholders, which was not necessarily the interest of the country as a whole. For microeconomics, the macro meaning large phenomena affecting the economy as a whole like inflation or unemployment were either not mentioned or were taken as given. These were not variables that individual buyers or sellers could change. The nearest that microeconomics got to macroeconomics was when it looked at general equilibrium, meaning the equilibrium of supply and demand in each मार्केट इन द इकोनॉमी। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम मार्केट पढ़ते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, जब हमने इन कॉम्पिटिशन्स के बारे में पढ़ा था 11th क्लास में, तब हमने क्या पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक वो टाइम तब होता है जब हम थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्लोज जाते हैं, जब हम सारे डिमांड सप्लाई को ध्यान में रख के एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। बस वहां पे हम थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स को टच करते हैं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, पर अब यहां पे हमें शुद्ध किसके बारे में बात करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। यहाँ पे आपको जो एक कंसेप्ट दिया हुआ था सी बॉक्स, वो इसीलिए दिया गया था, आप इसका आपका होमवर्क है कि आप इसे पढ़ेंगे एक बार घर में एंड रिलीजियसली पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, इससे आप पढ़ेंगे, मुझे अपने आप पता चल जाएगा। आप पढ़िए, मैं यहाँ से जादू बैठा के सब समझ जाऊंगी। अब पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि कैसे इसका जन्म हुआ और कैसे ये एक फील्ड ऑफ नॉलेज हमारे सामने उभरा। Macroeconomics tries to address situations facing the economy as a whole. Adam Smith, the founding father of modern economics, had suggested that if the buyers and sellers in each market take their decisions following only their own self-interest, अगर वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट ध्यान में रख के डिसीजंस लें, economists will not need to think of the wealth and welfare of the country as a whole separately. अगर ऐसा हो गया तो इकोनॉमिस्ट्स को कोई और एग्रीगेट लेवल पे नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। बट इकोनॉमिस्ट्स ग्रेजुअली डिस्कवर्ड दैट दे हैड टू लुक फर्दर, क्योंकि अगर सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे तो क्या होगा, नो वन इज थिंकिंग अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल, no one is thinking about the economy, no one is thinking about the nation, about the development of the nation. Economists found that first, in some cases, the markets did not or could not exist. या तो मार्केट्स एग्जिस्ट ही नहीं किए, या तो मार्केट बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, कंज्यूमर्स अपने बारे में सोच रहे हैं सामान सस्ते में मिल जाए, प्रोड्यूसर सोच रहा है सामान कितने ना महंगे में बेचूं ताकि मेरा कितना ना प्रॉफिट हो जाए। कैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने वाला है? नॉट पॉसिबल। Secondly, in some other cases, the markets existed but failed to produce equilibrium of demand and supply. अब भी हमने बात करी कि और अगर मार्केट ने एग्जिस्ट किया भी तो क्या हुआ कि डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। Thirdly, most importantly, in a large number of situations, society or the state or the people as a whole had decided to pursue certain important social goals unselfishly in areas like employment, administration, defense, education and health, for which some of the aggregate effects of the microeconomic decisions made by the individual economic agents needed to be modified. अगर हर कोई सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा तो नेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो कोई इकोनॉमी बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकती। इट इज बाउंड टू गेट डाउन। For these purposes, macroeconomists had to study the effects in the markets of taxation and other budgetary policies. आएगा, ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं, टैक्सेशन, बजटरी, चिंता मत करना, आएगा, धीरे धीरे हम सब कुछ समझेंगे। अभी ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत लड़ाई लड़नी है हमें। तो जब टैक्सेशन के रिलेटेड मैटर्स, बजट के रिलेटेड मैटर्स, बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाने की जब बात आई हमारे नेशन को ध्यान में रखते हुए,
तब इकोनॉमिस्ट ने ये पाया कि बिना मैक्रो इकोनॉमिक्स के, बिना मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग के, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल टू थिंक अबाउट द नेशन एट वन इंस्टेंस. And policies for bringing about changes in money supply, the rate of interest, wages, employment and output. Macroeconomics has therefore deep roots in microeconomics. आप बोलेंगे कैसे? अरे बहुत सारे पत्तों को बना के, बहुत सारे फूलों को बना के बुके बनता है, बस वैसे ही बहुत सारी इंडिविजुअल यूनिट्स को मिला के ही एक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए एक इकोनॉमी तैयार हो सकती है. हम तुम जैसे इंडिविजुअल लोगों को मिला के ही तो झुंड या ग्रुप बनेगा ना, बनेगा कि नहीं? हम तुमको मिला के ही तो नेशन बनेगा. तो इंडिविजुअल यूनिट्स का एनालिसिस भी जरूरी है और हम सबको मिला के एक नेशन बनता है, और वो नेशन का एनालिसिस भी उतना ही जरूरी है. जितना हमारा सेल्फ इंटरेस्ट जरूरी है उतना ही हमारे नेशन का भी इंटरेस्ट जरूरी है. Because it has to study the aggregate effects of the forces of demand and supply in the markets. However, in addition, it has to deal with policies aimed at also modifying these forces if necessary to follow choices made by society outside the markets. In a developing country like India, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, जो कंट्रीज हैं वो भी अलग अलग पैरामीटर्स में डिवाइडेड हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. जैसे देयर आर डेवलप्ड नेशन, देयर आर डेवलपिंग नेशन, देयर आर अंडर डेवलप्ड नेशन, देयर आर लीस्ट डेवलप्ड नेशंस. तो इन सारे पैरामीटर्स में हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो कौन से कैटेगरी में फॉल होती है? डेवलपिंग नेशंस में. In a developing country like India, such choices have to be made to remove or reduce unemployment, to improve access to education and primary health care for all, to provide for good administration, to provide sufficiently for the defense of the country and so on. हमारी कंट्री में आप डेली बेसिस में सुनते हैं कि हम इन प्रॉब्लम से फाइट करते हैं. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर मेनी थिंग्स जिसको इम्प्रूव करना है. हेल्थ, एजुकेशन, कितने लोग मर रहे हैं डेली बेसिस में बिकॉज दे आर नॉट बी एबल टू हैव दी गुड एजुकेशन और गुड हेल्थ एंड सो फोर्थ. तो हमें एज अ डेवलपिंग नेशन इन सारे प्रॉब्लम्स को भी केटर करना है. Macroeconomics shows two simple characteristics that are evident in dealing with situations we have just listed. These are briefly mentioned below. सबसे पहले, first, who are the macroeconomic decision makers or players? कौन लेता है ये decision? Who is responsible to come up with the policies? Who is responsible to make the adequate arrangements? Macroeconomic policies are pursued by the state itself or statutory bodies like the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India and similar institutions. अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो सब कुछ सिंगल हैंडेडली कर सकती है क्या? नहीं. तो उनके कुछ हैंड्स होते हैं, उनके कुछ डिविजन्स होते हैं who are responsible for performing any kind of specific थिंग और स्पेसिफिक एक्ट को लागू करने के लिए वो जिम्मेदार होते हैं. तो जैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं वो इन एजेंट्स या स्टेट या ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडीज के द्वारा ही बनाई जाती है, जो आरबीआई हो सकता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो सकता है, या सिमिलर अथॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं. टिपिकली ईच सच बॉडी विल हैव वन और मोर पब्लिक गोल्स टू परस्यू. अब हर इस एक बॉडी को एक स्पेसिफिक एक एम रहेगा, एक डेजिग्नेटेड उनका एक एम रहेगा, और उनको उसी पब्लिक गोल को क्या करना होता है? परसू करना होता है एज डिफाइंड बाय लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दीज गोल्स आर नॉट दोज ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स. यहाँ पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स की बात नहीं कर रही है जो कि सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहे हैं. यहाँ पे दीज पीपल आर थिंकिंग अबाउट द पब्लिक, दीज पीपल आर थिंकिंग अबाउट द नेशन एट लार्ज. They are thinking about the public welfare. Thus, the macroeconomic agents are basically different from the individual decision makers. Secondly, what do the macroeconomic decision makers try to do? अब एक तो हो गए भाई कि कौन ये डिसीजन लेने वाला था. अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये लोग क्या करेंगे, कैसे इन चीजों में, कैसे नेशन के डेवलपमेंट में बदलाव आएगा. Obviously, they often have to go beyond economic objectives and try to direct the deployment of economic resources for such public needs as listed above. अब होता क्या है कि सिर्फ सोचने से होगा क्या? नहीं. They have to go out of the way sometimes in order to bring welfare down to the public. Such activities are not aimed at serving individual self-interest. They are pursued for the welfare of the country and its people as a whole. Underline, highlight.
ये जो वो परसू करना चाहते हैं, द वेलफेयर ऑफ द कंट्री और पब्लिक एज अ होल का जो डेवलपमेंट वो चाहते हैं, वो कैसे हो पाएगा? व्हेन दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सेल्फ इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड सोशल बेनिफिट, सोशल अपलिफ्टमेंट एट लार्ज। Emergence of macroeconomics. Macroeconomics as a separate branch of economics emerged after the British economists, बहुत सबके फेवरेट, बहुत चहेते जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनको हम लॉर्ड कीन्स के नाम से भी जानते हैं, इनको ये उपाधि मिली हुई है, लॉर्ड की उपाधि। So macroeconomics as a separate branch of economics emerged after the British economist John Maynard Keynes published his celebrated book, The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936। 1936 में इनकी ये जो बुक थी, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसने आपके लोकल शब्दों में हम कह सकते हैं गदर मचा दिया था। एंड इट केम अप विथ सच माइंड बॉगलिंग थियरीज कि जो पढ़ने के बाद आज तक भी प्रैक्टिस और फॉलो की जा रही है। द डोमिनेंट थिंकिंग इन इकोनॉमिक्स बिफोर कीन्स वाज दैट ऑल द लेबरर्स हु आर रेडी टू वर्क विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल द फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग एट देयर फुल कैपेसिटी। ये उनका अजम्पशन था, ये माना जाता था। दिस स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज द क्लासिकल ट्रेडिशन। इनको क्या कहा गया था? क्लासिकल इकोनॉमिक्स के दर्जे में या कैटेगरी में डाला गया था। जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में आपको एक ब्रीफ दिया हुआ है, डू गो थ्रू इट, नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। जरूर एक बार आप इसे पढ़िए और मुझसे प्रॉमिस करिए आप इन्हें जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो हम ये पढ़ रहे हैं वो इनकी ही देन है। However, the Great Depression of 1929, आपको पता होगा 1929-1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जिसने अपसाइड डाउन इकोनॉमी का नक्शा ही बदल दिया था। एंड द सब्सिक्वेंट ईयर्स सॉ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फॉल बाय ह्यूज अमाउंट्स. It affected other countries of the world as well. Demand for goods in the market was low. Many factories were lying idle. Workers were thrown out of jobs. In USA from 1929 to 1930, unemployment rate rose from 3% to 25%. Think of the number. कितने से कितना पहुंच गया? 3% के अनएम्प्लॉयमेंट में से बढ़ के 25% हो गया. Over the same period, aggregate output in USA fell by about 33%. तो आपको अगर याद रखना है तो 1933 ईयर से आप इसको याद रख सकते हैं. 1933 तक चला जो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था, और 33% से हमारे आउटपुट लेवल फेल डाउन. दीज इवेंट्स मेड इकोनॉमिस्ट थिंक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी इन अ न्यू वे. इससे एक नया बदलाव आया, एक नए तरीके की सोच की खोज हुई कि किस तरह से अपनी प्रैक्टिसेस में बदलाव लाके आप इकोनॉमी में भी एक बड़ा चेंज ला सकते हैं. The fact that the economy may have long-lasting unemployment had to be theorized about and explained. Keynes' book was an attempt in this direction. Unlike his predecessors, मतलब जो पहले ancestors, जो predecessors जिनने इन theories पे या macroeconomics analysis किए हुए थे, his approach was to examine the working of the economy in its entirety and examine the interdependence of the different sectors. उनके predecessors इस चीज में फेल हो गए थे, पर Keynes was the philosopher, the economist who thought about the functioning of the economy as a whole, पहली चीज. और उनके हिसाब से एक interdependence हुआ करती है different sectors of the economy की एक दूसरे के ऊपर, जो हमने यहाँ देखी भी कि किस तरह से एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है. कंसेप्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब पढ़ते हैं कि आज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका रूप, उसका नक्शा कैसा. We must remember that the subject under study has a particular historical context. We shall examine the working of the economy of a capitalist country in this book. In a capitalist country, production activities are mainly carried out by capitalist enterprises. A typical capitalist enterprise has one or several entrepreneurs, people who exercise control over major decisions. Capitalist economy का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे एक या कुछ लोगों के डिसीजन से, कुछ लोगों के मूवमेंट से पूरी इकोनॉमी का मूवमेंट हो रहा होता है. उनके decisions are considered as major decisions and they are considered as major decision makers.
and bear a large part of the risk associated with the firm or enterprise. They may themselves supply the capital needed to run the enterprise or they may borrow the capital. ये उनके will पे होता है, उनकी इच्छा पे होता है, उनकी जरूरत पे होता है कि whether they are going to invest in their own enterprise or they are going to borrow money from the outsiders. To carry out production, they also need natural resources, a part consumed in the process of production, example raw materials, and a part fixed. जो भी production process होती है उसमें कुछ तो capital part रहेगा, जो fixed assets का part रहेगा. To carry out production, they also need natural resources, a part consumed in the process of production, जिसको हम raw materials के नाम से जानते हैं, जो raw material आते जाते हैं, finished goods बन के बाहर निकलते जाते हैं. और कुछ क्या होता है, फिक्स्ड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल के रूप में, जो असेट्स के रूप में क्रिएट होते हैं, जो कि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं. एंड दे नीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर टू कैरी आउट प्रोडक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट, रॉ मटेरियल आके रखा है, कैपिटल आके रखा है, मशीन भी आ गई, उसे चलाएगा कौन? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदलेगा कौन? तो वो है लेबर. This we shall refer to as labor. After producing output with the help of these three factors of production, namely capital, land and labor, the entrepreneur sells the product in the market. The money that is earned is called revenue. रेवेन्यू मतलब जो हमको मिला है, जो हमारी कमाई है, जो हमारा इनफ्लो है. आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इनफ्लो. ठीक है. पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज पेड आउट एज रेंट. अब जो भी हमें मिला उसमें से कुछ हमें रेंट की तरह देना पड़ेगा, कुछ हमें वेजेस की तरह देना पड़ेगा, कुछ अगर कैपिटल हमने बोरो किया है तो इंटरेस्ट की तरह देना पड़ेगा. तो पार्ट ऑफ द रेवेन्यू इज पेड आउट एज रेंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय लैंड. Part of it is paid to capital as interest and part of it goes to labor as wages. The rest of the revenue is the earning of the entrepreneurs and it is called profit. जो हम बिजनेस में पढ़ते हैं, जितने का हमने प्रोडक्ट बनाया अगर उतने में ही उसको बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं. प्रॉफिट कब होगा? जितने में बनाया उससे कुछ ज्यादा में जब आपने बेचा तो जो सरप्लस रेवेन्यू है वो आपकी क्या बनती है? प्रॉफिट. Profits are often used by the producers in the next period to buy new machinery or to build new factories so that the production can be expanded. अब आपको मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपने 100 रुपए के प्रॉफिट को वापस से अपने ही बिजनेस में वापस लगा दिया. इससे आप नई मशीनरी खरीद पाए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाए, अपनी जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड कर पाए. तो इससे आप क्या करते जाते हैं? अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, बढ़ावा देते जाते हैं. These expenses which raise productive capacity are examples of investment expenditure. अब देखो, पढ़ा था हमने यहाँ पे, क्या हमने उसे मिटा दिया है? नहीं मिटाया है. पढ़ा था हमने बिजनेस सेक्टर के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है. कर लो हाईलाइट. In short, a capitalist economy can be defined as an economy in which most of the economic activities have the following characteristics. There is private ownership of means of production. Production takes place for selling the output in the market. There is sale and purchase of labor services at a price which is called wage rate. अभी हमने पढ़ा था. The labor which is sold and purchased, again wages, is referred to as wage labor. If we apply the above mentioned 4 criteria to the countries of the world, we would find that capitalist countries have come into being only during the last 300 to 400 years. Moreover, strictly speaking, even at present, a handful of countries in North America, Europe and Asia will qualify as capitalist countries. In many underdeveloped countries, production in agriculture especially is carried out by peasant families. Wage labor is seldom used and most of the labor is performed by the family member themselves. Underdeveloped nation में अभी भी स्थिति कैसी है कि जो भी रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन है या एग्री बिजनेस जिसे हम कहते हैं वो पीजन फैमिली से किया जाता है. वो खुद ही खुद क्या होते हैं? लेबर्स होते हैं, अपनी ही जो भी उनका वर्क एरिया है. Wage labor is seldom used and most of the labor is performed by the family members themselves. ये एक important point है, आप इसको प्लीज हाईलाइट कर लेंगे.
Production is not solely for the market. A great part of it is consumed by the family. Neither do many peasant farms experience significant rise in capital stock over time. In many tribal societies, the ownership of land does not exist. The land may belong to the whole tribe. पूरे tribe को वो land belong कर रही है और उसके छोटे छोटे हिस्सों में the people are contributing and the people are working on that particular piece of land which is owned by the entire tribe. In such societies, the analysis that we shall present in this book will not be applicable. It is, however, true that many developing countries have a significant presence of production units which are organized according to capitalist principles. The production units will be called firms in this book. जितनी भी production units हैं उन्हें हम किस नाम से बुलाएंगे? फर्म्स के नाम से बुलाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट सलाह, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म वाले फर्म से कंफ्यूजन में नहीं आना है कि मैम ये कंपनी है या फर्म है, एलएलपी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इन सब से कंफ्यूजन में नहीं आना। यहाँ पे स्टैंडर्ड एक फर्म वर्ड यूज किया जाएगा जिसका मतलब है प्रोडक्शन हाउसेज या प्रोडक्शन यूनिट्स। In a firm, the entrepreneur is at the helm of affairs. She hires wage labor from the market. She employs the services of capital and land as well. After hiring these inputs, she undertakes the task of production. Her motive for producing goods and services is to sell them in the market and earn profits. ये बहुत important point है. In the process, she undertakes risks and uncertainties. तो एक business में ये होने वाले बड़े common से चीजें हैं. It is to be noted that in the capitalist country, the factors of production earn their income through the process of production and the sale of the resultant output in the market. आपने अपना पूरा जो लेबर था वो दिया और बाद में जो आउटपुट प्रोड्यूस होके आया है वो जो आउटपुट है वो क्या बनेगा आपका, जो भी वही आपके वेज को अर्न करने का या आपके रेवेन्यू को अर्न करने का जरिया बनेगा. In both the developed and developing countries, apart from the private capitalist sector, there is the institution of state. The role of the state includes framing laws, enforcing them and delivering justice. बहुत important point है, highlight करेंगे. क्या होता है state का role? वो law को बनाएगा, उन्हें enforce कराएगा और अगर कुछ गड़बड़ करा जाता है किसी के द्वारा और किसी को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई लॉस पहुंचता है तो उसको जस्टिस भी दिलाएगा. The state in many instances undertakes production apart from imposing taxes and spending money on building public infrastructure, running schools, colleges, providing health services, etc. सब चीजें बाद में आएंगी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है. These economic functions of the state have to be taken into account when we want to describe the economy of the country. For convenience, we shall be using the word government. यहाँ पे state मतलब क्या? When we are talking about the state laws, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Government के बारे में बात कर रहे हैं. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? Apart from the firms and the government, there is another major sector in an economy which is called household sector. मैम ये तो पहले बता चुके हो. Yes, हमने ये चीज डिस्कस कर ली है. हमने अभी पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लिया, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया और अब हमने हाउस होल्ड भी कवर कर लिया है. हम बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं. बाय हाउस होल्ड वी मीन अ सिंगल इंडिविजुअल हु टेक्स डिसीजन रिलेटिंग टू हर ओन कंजम्पशन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर हुम डिसीजंस रिलेटिंग टू कंजम्पशन आर जॉइंटली डिटरमाइंड. हाउस होल्ड एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है. हाउस होल्ड एक बहुत सारे लोगों से मिला हुआ हाउस होल्ड भी हो सकता है जो कि पूरे नेशन के हाउस होल्ड्स को रिप्रेजेंट भी कर सकता है. Households also save and pay taxes. How do they get money for these activities? We must remember that the household consists of people. These people only are going to work as laborers or employees in the business houses and in return they are going to get the money. कैसे मिला था उनको revenue? In the form of wages. They are the ones who work in the government departments and earn salaries, or they are the owners of firms and earn profits. अरे एक एंटरप्रेन्योर भी तो कभी ना कभी एक इंडिविजुअल ही होगा, कहीं ना कहीं वो भी तो एक इंडिविजुअल है जो उस इंडिविजुअल को प्रॉफिट मिल जाएगा. अगर लेबर की तरह काम करता है तो वेज मिल जाएगा, एम्प्लॉय की तरह काम करता है तो सैलरी मिल जाएगी, अपने पास से पैसे देता है कोई बिजनेस सेटअप करने को तो उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा. ठीक है. Indeed, the market in which firms sell their products could not have been functioning without the demand coming from the households. Moreover, they can also earn rent by leasing land or earn interest by lending capital. अभी हमने ये चीज पढ़ी थी.
So far, we have described the major players in the domestic economy, but all the countries of the world are also engaged in external trade. अब आपको मैंने ये बात बोली थी कि यहाँ पे एक चीज और आपको ऐड कराऊंगी मैं बाद में, वो समय आ चुका है। अब हमें एक और चीज यहाँ पे ऐड करनी है जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। दो एक्टिविटीज और होती हैं किसी कंट्री में, उसके रिलेशन में एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जिसे हम जानते हैं नेट एक्सपोर्ट्स के नाम से। मतलब जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो, एक मिनट, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो, मतलब ई बड़ा और आई छोटा, तब क्या कहलाता है? नेट एक्सपोर्ट। मतलब हमारे लिए अच्छी बात है, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, बाहर के देशों में ज्यादा सामान भेजेंगे तो हमें बाहर से ज्यादा पैसा आएगा, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन रिजर्व्स में पैसा आएगा। पर अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें ज्यादा पैसा बाहर देना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या अच्छा है? एक्सपोर्ट करना ज्यादा अच्छा है। But all the countries of the world are also engaged in external trade. The external sector is the fourth important sector in our study. Trade with external sector can be of two kinds. या तो एक्सपोर्ट होगा या तो इंपोर्ट होगा। हमें सब पहले से पता है, बहुत इंटेलिजेंट है हम लोग। The domestic country may sell goods to the rest of the world. This is called export. The economy may also buy goods from the rest of the world. This is called imports. Besides exports and imports, the rest of the world affects the domestic economy in other ways as well. आगे आएगा, capital from foreign countries may flow into the domestic country. सिर्फ गुड्स ही आएंगे क्या, ऐसा हमें डीम करना है? नहीं मैम, आपने हमें बताया था सर्विसेज भी तो होती हैं। हम बाहर के देशों से सर्विसेज भी ले सकते हैं, हम बाहर के देशों से मनी भी तो ले सकते हैं, कैपिटल का आदान प्रदान भी तो हो सकता है। तो वही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज में फ्लो इनटू द डोमेस्टिक कंट्री और द डोमेस्टिक कंट्री में बी एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू फॉरेन कंट्रीज। समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड। Macroeconomics deals with the aggregate economic variables of an economy. It also takes into account various interlinkages which may exist between the different sectors of the economy. This is which distinguishes it from microeconomics, which mostly examines the functioning of the particular sectors of the economy, assuming that the rest of the economy remains the same. माइक्रो से मैक्रो कैसे अलग है? माइक्रो में हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मैक्रो में हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है। Macroeconomics emerged as a separate subject in the 1930s due to Lord Keynes. The Great Depression, which dealt a blow to the economies of developed countries, had provided Keynes with an inspiration for his writings. In this book, we shall mostly deal with the working of a capitalist economy. Hence, it may not be entirely able to capture the functioning of a developing country. Macroeconomics sees an economy as a combination of four sectors, namely households, firms, government and external sector. हमने यहाँ पे पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा है? There is a household sector, we have business sector, we have government sector and then we have external trade. और यहाँ पे फाइनली आपका ये चैप्टर होता है खत्म। जो हमने की कंसेप्ट पढ़े उनकी टर्मिनोलॉजीज, क्या कहते हैं इन्हें? टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आपको दी हुई हैं। इन टर्मिनोलॉजीज को एक बार आप ऐसे ही सर्च करके देखेंगे विद अ पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इन योर माइंड। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस भी आपको क्या करने हैं? एक बार लिख के देखने हैं। आपको असेसमेंट शीट मिलेगी, उसके क्वेश्चंस भी आपको बनाने हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में जहां पे हम और ऐसे प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे और मुझे बताएंगे। थैंक यू।